हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर की सभी थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों थ्योरम्स को स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि हम इस चैप्टर की थ्योरम्स को अच्छे से कस के याद रखिएगा। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन केवल थ्योरम्स को प्रूफ करने के पर्पज़ से किया जा रहा है। इसके अंदर जो मैं बातें बताऊँगा वो थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी। बेशक इसके अंदर मैं डेफिनेशन का यूज़ नहीं करूँगा, पर डेफिनेशन को आपको पूरा समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि डेफिनेशन में आखिर वो कहना क्या चाहता है, ताकि हम थ्योरम्स को प्रूव कर सकें। अगर आप इस इंट्रोडक्शन की डेफिनेशंस को अपनी बुक में से पढ़ें तो वो दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। मैं केवल यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दूंगा थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, सभी डेफिनेशन केवल इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमें जानना है सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हमें सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है सीक्वेंस असल में एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन दोस्तों नेचुरल नंबर होती है, और दोस्तों इसका कोडोमेन होता है वो कोई भी रैंडम सेट होता है। पर दोस्तों वो रैंडम सेट होगा, वो किसी रियल नंबर का ही सबसेट होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर हम केवल रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारी सीक्वेंस होगी वो एक फंक्शन होती है, कहाँ से लेके, नेचुरल नंबर से लेके किसी भी एक रैंडम सेट एस तक, और वो सेट दोस्तों रियल नंबर का ही सबसेट हो सकता है। यानी दोस्तों जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे या आप कह सकते हैं जो भी फंक्शन की कोडोमेन होगी वो दोस्तों वो रियल नंबर से ही आएगी, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकते। अब दोस्तों यहाँ पर नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, आपको पता होगा दोस्तों, जब भी हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब क्या है नेचुरल नंबर का, कि जो आप यहाँ पर एक्स वैल्यू रखते हैं फंक्शन के अंदर वो सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। यानी जो एक्स है दोस्तों वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दोस्तों जो यहाँ पर आपका वाई आ रहा है, यानी जो फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न में करके दे रहा है एक्स पे लगाने के बाद, वो दोस्तों कोई भी एक रियल नंबर आनी चाहिए। यानी दोस्तों वो नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी, या दोस्तों कोई और नंबर भी, इरेशनल नंबर भी हो सकती है, पर वो रियल नंबर के सेट में ही आनी चाहिए। और यहाँ पर जो नंबर होगा वो केवल नेचुरल नंबर होगा। तो दोस्तों ये आपकी हो गई सीक्वेंस। अब दोस्तों जनरली हम किसी फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं जहाँ पर दोस्तों मैंने एक्स यहाँ बेशक एन लिया है। एन क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पर डोमेन को नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और एक्स भी हमारे नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस का फंक्शन है। तो दोस्तों उसी कारण हम यहाँ पर नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए यहाँ पर एन लिख रहे हैं। इसका पर्पस ये एक्स वाला ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो दोस्तों क्योंकि सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, क्योंकि दोस्तों स्पेशल टाइप कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन के डोमेन को दोस्तों फिक्स कर दिया है, तो ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन बन गया। और स्पेशल फंक्शन बनने की वजह से दोस्तों हमने इसको एक नया सिंबल नाम दिया। तो दोस्तों हमने नाम दिया इसको ए एन का। तो दोस्तों अगर मैं कहीं पे भी ए एन लिखूँ उसका मतलब क्या है, फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है दोस्तों नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों हम सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को दोस्तों हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं जहाँ पर आपके ये एंगुलर ब्रैकेट्स आते हैं दोस्तों, और बीच में आपकी फंक्शन की nth टर्म आती है। यहाँ पर दोस्तों ए एन क्या होगी, ए एन होगी दोस्तों आपकी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दोस्तों इसका यूज़ करके जैसे आप एपीजीपी निकालते हैं कि जब आपको एपीजीपी की nth टर्म दी हुई होती है जैसे n+1, तो दोस्तों इसकी हेल्प से दोस्तों आप A1 A2 A3 ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप इस an की हेल्प से जब आपको गिवन होगा कोई भी an, उसकी हेल्प से दोस्तों आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं दोस्तों किसकी, गिवन सीक्वेंस की। तो दोस्तों ये हमारी सीक्वेंस हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं बाउंडेड अबो सीक्वेंस की। अब दोस्तों बाउंडेड अबो सीक्वेंस जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बाउंडेड अबो सेट पढ़ा, वैसे ही दोस्तों बाउंडेड अबो सीक्वेंस की भी डेफिनेशन मिलती जुलती है बाउंडेड अबो सेट से। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड चैप्टर को करने से पहले फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, उसकी थ्योरम्स का प्रूफ कर लीजिएगा, ताकि आपको सेकंड चैप्टर में थ्योरम को समझने में दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों जैसे हमने बाउंडेड अबो सेट पढ़ा था, वैसे ही आज हम बाउंडेड अबो सीक्वेंस पढ़ते हैं। दोस्तों सीक्वेंस में कुछ नहीं है, बस आपको सीक्वेंस लेनी है और उसको बाउंडेड अबो दिखाने के लिए कोई भी एक रैंडम रियल नंबर लेना है जिससे सीक्वेंस की सभी टर्म्स छोटी हो जाएं। क्योंकि दोस्तों हमने बाउंडेड अबो सेट में भी तो ऐसा ही पढ़ा था कि जब सेट की सभी टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर जिसको हम यू नाम देते थे उससे छोटी हो जाती थी, तब सेट बाउंडेड अबो हो जाता था। ऐसे ही दोस्तों जब सीक्वेंस की सारी टर्म्स दोस्तों छोटे हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर से, यानी के डैश जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, उस केस में दोस्तों आपकी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी दोस्तों, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। अब दोस्तों वहाँ पर तो हम लिखते थे
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। जैसे दोस्तों आपको याद होगा कि हमने बाउंडेड अबो सेट के केस में क्या लिखा था, हमने लिखा था कि x इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द गिवन सेट S। तो दोस्तों हमने बाउंडेड अबो सेट में कुछ ऐसी डेफिनेशन का यूज़ किया था, और दोस्तों बाउंडेड अबो सीक्वेंस के केस में हम ऐसी डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपका u की जगह k डैश है, x का दोस्तों an है, जो an सीक्वेंस की सभी टर्म्स को दर्शा रहा है, क्योंकि दोस्तों an हमने जनरल टर्म को माना है तो ये सभी टर्म्स को ही दिखाता है। और दोस्तों फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S क्या मतलब होता था कि S के सभी एलिमेंट्स इस नंबर से छोटे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं अगर मेरी an जनरल टर्म है तो सीक्वेंस की टर्म क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4। तो दोस्तों ये आपके सीक्वेंस की टर्म बनेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये सब्सक्रिप्ट है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्योंकि x वेरी कर रहा था तो हमने लिखा था x बिलोंग्स टू सेट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर n वेरी कर रहा है तो आप लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसको अगर आप n की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट टर्म यानी A1 A2 A3 ऐसे करके सीक्वेंस की अलग अलग टर्म दोस्तों आती ही रहेंगी। तो दोस्तों इसको ही दिखाने के लिए हमने लिखा है an लेस देन इक्वल टू k डैश फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे कि दोस्तों आपकी बाउंडेड अबो सेट की डेफिनेशन होती थी। अब दोस्तों बाउंडेड बिलो सेट की ऐसी डेफिनेशन होती थी जहाँ पर हम दिखाते थे कि जो आपके सेट के सभी एलिमेंट्स हैं वो किसी दोस्तों एक पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हैं। तो दोस्तों ये आपकी बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन हुआ करती थी। ऐसे ही दोस्तों आपकी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की भी डेफिनेशन है। आपको पहले सीक्वेंस लेनी है दोस्तों, फिर जैसे मैंने यहाँ पर L एक रियल नंबर लिया था उसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक K एक रियल नंबर ले रहा हूँ, जिससे सीक्वेंस की सभी टर्म्स या तो बड़ी हैं या इक्वल है, जैसे हमारी सेट की डेफिनेशन में हुआ करता था दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पर n वेरी कर रहा है तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S की जगह आप लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सीक्वेंस की जो डोमेन होती है हमने पहले ही पढ़ा, जो सीक्वेंस की डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दोस्तों सेट की इन दोनों डेफिनेशन से कंपेयर करके आप बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, यहाँ वो नंबर लिखते हैं जो वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पर x वेरी कर रहा था, क्योंकि x डिफरेंट एलिमेंट को दर्शा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S लिखा था। पर यहाँ पे दोस्तों n वेरी कर रहा है और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार ये वाली टर्म सीक्वेंस की सभी टर्म्स को दर्शाने में कामयाब हो गई, जहाँ पर सीक्वेंस की सभी टर्म्स क्या हैं दोस्तों, A1 A2 A3 अप टू AN, ऐसे करके आपकी सीक्वेंस की सभी टर्म्स इस डेफिनेशन के अंदर आ गई दोस्तों। अब दोस्तों बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, जैसे दोस्तों हमने बाउंडेड सेट पढ़ा था कि जब किसी सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाए, यानी दोस्तों जब कोई सेट बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो दोनों हो जाए, तो दोस्तों हमने उस सेट को क्या कहा था, हमने उस सेट को बाउंडेड सेट कहा था। तो दोस्तों वैसे ही जब किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाए दोस्तों, तब आप उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कह देंगे। जैसे हमने सेट में देखा दोस्तों, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। जैसे हमने बाउंडेड सेट में देखा कि जब आपके सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं, जब भी आपकी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है। वैसे ही दोस्तों जब आपकी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाते हैं, तब आपकी सीक्वेंस क्या हो जाती है दोस्तों, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, और जब दोस्तों आपकी इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई, यानी दोस्तों जब भी आपका या तो लोअर बाउंड ना हो या अपर बाउंड ना हो, तो वो अनबाउंडेड आ जाएगा। जैसे दोस्तों हमने अनबाउंडेड सेट में पढ़ा था कि अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड में से एक भी आपका मिसिंग है तो वो सेट अनबाउंडेड हो जाता है। वैसे ही दोस्तों अगर यहाँ पर लोअर बाउंड या अपर बाउंड में से एक भी कंडीशन नहीं होल्ड करती, तब आपकी सीक्वेंस दोस्तों अनबाउंडेड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, ये नंबर क्या है दोस्तों आपका अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, और ये नंबर है दोस्तों लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, और के डैश है अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन जो बेसिक है जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रेफर करने के लिए दोस्तों अपनी बुक में जरूर पढ़ें, या कभी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो खुली तो हम आगे जरूर देखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका इंट्रोडक्शन भी बना के वीडियो के रूप में घाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमें देखनी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दोस्तों जो डेफिनेशन अभी आपके ज़्यादा काम आएंगी मैं केवल उनको ही करवाऊंगा। जैसे जैसे हम थ्योरम्स को करते रहेंगे वैसे वैसे दोस्तों मैं और डेफिनेशंस को भी कवर करूंगा, पर दोस्तों आज केवल मैं वो डेफिनेशंस करवाऊंगा जो मेरी आज के थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो दोस्तों हमारी जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए आज की डेफिनेशन है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। दोस्तों आपने कन्वर्जेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे दोस्तों, आपने ये डेफिनेशन अपनी बहुत बार पढ़ी होगी कि कोई भी फंक्शन किसी रियल नंबर एल को कब कन्वर्ज करता है, या दोस्तों जब भी एफ एक्स माइनस है लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है दोस्तों, व्हेन एवर एक्स माइनस ए
लेस देन डेल्टा। तो दोस्तों आपने ये कन्वर्जेंट फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी होगी कि कोई भी फंक्शन किसी रियल नंबर एल को तब कन्वर्ट करता है जब एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन हो जाता है दोस्तों किसी एप्सिलॉन से, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो दोस्तों ये आपने डेफिनेशन पहले भी अपनी बुक्स में पढ़ी होंगी कि हमारा फंक्शन कभी भी कन्वर्ट तभी करता है जब ये डेफिनेशन ट्रू होती है, और इस डेफिनेशन को हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। इसको दोस्तों आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आपका फंक्शन लिमिट एल को तब कन्वर्ट करेगा जब आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा होगा कि जब आपका एक्स ए को टेंड करता है तब आपकी एफ एक्स की लिमिट एल हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने पढ़ा सीक्वेंस एक फंक्शन है। अगर दोस्तों सीक्वेंस एक फंक्शन है तो जैसे हमारा फंक्शन कन्वर्ट करता है वैसे हमारी सीक्वेंस भी कन्वर्ट करेगी किसी रियल नंबर एल को। तो दोस्तों उसी सीक्वेंस को जो किसी रियल नंबर एल को कन्वर्ट करती है उसी को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर एफ एक्स लिखा था वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर ए एन लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो हम लिखते थे एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, पर दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर नेचुरल नंबर के डोमेन के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि एन वेरी कर रहा है तो दोस्तों आप लिखेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो दोस्तों ये आपकी कन्वर्जेंट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसको आप एप्सिलॉन डेफिनेशन भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये वाली डेफिनेशन ही आपकी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ज़्यादातर काम आएगी। तो इस डेफिनेशन को दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे बात क्या है, आप जब एप्सिलॉन डिफाइन करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है जो जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। और दोस्तों इसकी वैल्यू छोटी से छोटी कितनी हो सकती है, यानी दोस्तों आप डेसिमल नंबर में भी इसकी वैल्यू जितनी चाहे छोटी ले सकते हैं। हर केस में चाहे आप इसकी वैल्यू 0.0000001 कितनी भी छोटी ले लें या उससे भी छोटी ले लें, ये कंडीशन दोस्तों हमेशा ट्रू करनी चाहिए। यानी जब भी आप एप्सिलॉन को छोटा करते रहेंगे आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा दोस्तों जिससे बड़े नेचुरल नंबर लेने के बाद सीक्वेंस की सभी टर्म्स एल को अप्रोच करने लग जाएं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब भी आपका नेचुरल नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाए, यानी दोस्तों जब भी आपकी नेचुरल नंबर की वैल्यू इन्फिनिटी के पास पहुंचने लग जाए तब तब दोस्तों आपका ए एन एल के पास आने लग जाए, यानी दोस्तों आपकी जो ए एन की वैल्यू है वो एल के इक्वल होने लग जाए। इसका दोस्तों यही मतलब है। यानी दोस्तों जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को छोटा लेते रहेंगे हाउएवर स्मॉल, वैसे वैसे दोस्तों एम बड़ा होता रहेगा। और जैसे जैसे आपको दोस्तों एम बड़ा होगा तो एन भी बड़ा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे जैसे एन बड़ा होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा दोस्तों तो ए एन एल को अप्रोच करेगा। इसका यही मतलब है। यहाँ पर दोस्तों एम क्या है, एम एक पॉजिटिव इंटीजर या कहें तो नेचुरल नंबर है जो डिपेंड करता है दोस्तों एप्सिलॉन पे, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे एप्सिलॉन को आप छोटा लेते रहेंगे वैसे वैसे एम बड़ा होता रहेगा और जैसे जैसे एम बड़ा होगा वैसे वैसे एन भी बड़ा होगा। एन बड़ा होने का मतलब दोस्तों एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ऐसे करते गए दोस्तों ए एन एल को अप्रोच करेगा। अब दोस्तों कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आप इन दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं और दोस्तों इसी लाइन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब आपका एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है वैसे वैसे आपका ए एन एल को अप्रोच करता है, यानी दोस्तों लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी गिव्स ए एन इक्वल टू एल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपका एल है दोस्तों वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी वो प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करती है, यहाँ पर दोस्तों सीक्वेंस हमारी एक फाइनाइट नंबर एल को कन्वर्ट कर रही थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करती है उसको दोस्तों हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। यानी दोस्तों ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तरह ही है, बस यहाँ पर एल की जगह कोई इनफाइनाइट नंबर होगा। यहाँ पर तो एल फाइनाइट था दोस्तों पर यहाँ पर एल इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करती है उसको तो हम दोस्तों डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं कि डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, और जो सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है या कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों तो उस सीक्वेंस को आप कैसे दे सकते हैं दोस्तों, द सीक्वेंस दैट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये वो सीक्वेंस है जो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है और ये दोस्तों वो सीक्वेंस है जो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। अब दोस्तों हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ये वाली है। तो दोस्तों अगर हमें दिखाना हो कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे दोस्तों, आपको यही वाली कंडीशन लगानी है। बस दोस्तों जो आपको ये वाला साइन है इसको रिवर्स कर देना है, यानी दोस्तों वेन एवर यू वांट टू से कि ये सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंट है तो दोस्तों आपको ए एन माइनस एल को ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन दिखा देना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर दोस्तों आप ये वाली कंडीशन दिखा देंगे तो दोस्तों आपकी वो सीक्वेंस
नोट कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती वो हमेशा डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती। डाइवर्जेंट के अलावा दोस्तों हमारे पास एक और सीक्वेंस होती है जिसको हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। और दोस्तों अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम किसी थ्योरम के अंदर उसके डेफिनेशन को भी कवर करेंगे, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों तो मैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस को भी आपको समझाऊंगा। पर फिलहाल दोस्तों हमारी आज की थ्योरम में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको आज नहीं समझाऊंगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि वो डाइवर्जेंट है। वो सीक्वेंस ऑसिलेटिंग भी हो सकती है, इसलिए ना केवल इतना मतलब है दोस्तों कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, वो या तो डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटिंग होगी, पर कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज की हमारी पहली थ्योरम, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की पहली थ्योरम है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 2.8.1। तो दोस्तों इसमें हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि जब भी कोई सीक्वेंस किसी रियल नंबर एल को कन्वर्ट करती है तो दोस्तों जो आपका रियल नंबर एल मिलेगा वो यूनिक होगा। यानी दोस्तों एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं कर सकती। जब भी सीक्वेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो केवल एक नंबर के पास ही पहुंचेगी जिसको हमने एल नाम दिया है। ऐसे दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर नहीं हो सकते जिसपे ए एन की वैल्यू अप्रोच करे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप जानते हैं जब भी हमें कोई चीज़ को यूनिक दिखाना होता है, मैंने आपको पहले भी थ्योरम में बताया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि जब भी आपको किसी चीज़ को यूनिक प्रूव करना होता है तब दोस्तों हम उसके टू पार्ट्स कर लेते हैं, यानी हम दो रियल नंबर मान लेते हैं जब भी हमें किसी को यूनिक दिखाना होता है, और लास्ट में उन दोनों को दोस्तों हम इक्वल दिखा देते हैं जिससे वो यूनिक बन जाता है। तो दोस्तों हम ऐसे ही इस अप्रोच को लगाते हैं। तो दोस्तों लेट अवर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसको मैंने ए एन नाम दिया है, कन्वर्जेस टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एल एंड एल डैश। तो दोस्तों हमने कहा कि जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ए एन, वो कन्वर्ट करती है दो डिफरेंट या अनइक्वल रियल नंबर्स को, जो है एल और एल डैश। क्योंकि दोस्तों हमें इसको यूनिक दिखाना है तो लास्ट में हमें एल और एल डैश को इक्वल दिखाना होगा दोस्तों, तभी हमारी जो लिमिट है एल वो यूनिक बनेगी। तो दोस्तों इसको हम कंट्राडिक्शन के मेथड से करेंगे, जहाँ पर हमने दो रियल नंबर मान लिए डिस्टिंक्ट और दोनों को सीक्वेंस कन्वर्ट करती है, और लास्ट में दोस्तों हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इस वाली लाइन का ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपको एप्सिलॉन और एम को हमेशा डिफाइन करके दिखाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन और एम का यूज़ किया है। तो दोस्तों आपको हर बार इन दोनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होगी कि एप्सिलॉन क्या है और एम क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी यानी गिवन रियल नंबर। तो दोस्तों पहले हमने एप्सिलॉन को डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है एल और एल डैश के लिए, तो हमें एप्सिलॉन को और एम को डिफाइन करना होगा। तो पहले हमने एप्सिलॉन को डिफाइन कर दिया कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई भी एक गिवन रियल नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये 0 से बड़ा रियल नंबर होता है जो कितना भी स्मॉल हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले देखा कि हमारी जो सीक्वेंस है ए एन वो एल को भी कन्वर्ट करती है और एल डैश को भी, जैसा कि हमने दिखाया कि हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस वाली डेफिनेशन को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसी का यूज़ किया है। अब दोस्तों इस डेफिनेशन में आपको क्या पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल नंबर m1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने m की जगह m1 लिया है। इसलिए क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो रियल नंबर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें m और m2 दो रियल नंबर या दो नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे दोस्तों, इसलिए मैंने पहले वाले को m1 नाम दिया है और दूसरे वाले को m2, ताकि मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक ही रियल नंबर था, एक ही नेचुरल नंबर था, इसलिए हमने उसको जनरली m नाम दिया था। पर यहाँ पर दोस्तों हमारी दो लिमिट है तो दो नेचुरल नंबर आएंगे, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को मैंने m1 नाम दिया और दूसरे को m2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है, इसकी दोस्तों आपको जो रीज़न है वो बाद में समझ में आएगा। अभी आप इसके लिए इतना मानिए दोस्तों कि जो यहाँ पर रियल नंबर होता है वो कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है जिसको मुझे कंसीडर करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी नंबर हो, यहाँ पर एप्सिलॉन के स्थान पर वो 0 से बड़ा कोई भी एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एप्सिलॉन क्योंकि 0 से बड़ा है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी 0 से बड़ा है, और क्योंकि एप्सिलॉन छोटा नंबर है दोस्तों तो एप्सिलॉन बाई 2 भी वेरी वेरी स्मॉल हो सकता है। तो दोस्तों मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन बस इतनी है इस डेफिनेशन के अंदर, जो भी यहाँ पर रियल नंबर हो वो 0 से बड़ा हो, और ये नंबर 0 से बड़ा है जो कि एप्सिलॉन बाई 2 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर किया। 2 लेने का कारण दोस्तों आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बना, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका क्या क्या बनेगा
कि ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M2। अब दोस्तों मुझे इन दोनों डेफिनेशन कंबाइन करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे इन दोनों की वजह से रिजल्ट प्रूफ करना है ताकि मैं इन दोनों को इक्वल दिखा सकूँ, किसको, एल और एल डैश को। अब दोस्तों इन दोनों कंबाइन करने के लिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो नंबर आपका सेम है, पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो नेचुरल नंबर है M1 और M2 वो दोनों डिफरेंट है। इन दोनों को दोस्तों सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नेचुरल नंबर M को कंसीडर करेंगे दोस्तों, जो मैक्सिमम होगा M1 और M2 में से, यानी दोस्तों जो वैल्यू M1 और M2 में लार्जेस्ट है यानी बड़ी है, उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी दोस्तों M को। यानी दोस्तों अगर M1 बड़ा है M2 से तो वो M किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, M1 के। और दोस्तों अगर आपका M2 बड़ा है M1 से तो दोस्तों उस केस में M बड़ा हो जाएगा, M इक्वल हो जाएगा M2 के। यानी दोस्तों इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी M को। तो दोस्तों आपने देखा कि N M1 से ही बड़ा है और N M2 से ही बड़ा है, तो दोस्तों क्लियरली N बड़ा हो जाएगा M से भी, क्योंकि दोस्तों चाहे M1 M2 में M1 बड़ा हो या M1 M2 में M2 बड़ा हो, दोनों में से कोई भी बड़ा हो दोस्तों, N तो दोनों से ही बड़ा है, यानी दोस्तों M की कोई भी वैल्यू हो उससे भी M बड़ा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर N ग्रेटर देन इक्वल टू M आ गया। और दोस्तों दोनों ही केस में जब भी आपकी वैल्यू बड़ी होगी, उन दोनों केस में ये दोनों इक्वेशन एग्जिस्ट करेंगी। तो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली हैं। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉमन स्टेटमेंट मिल गई, तो दोनों मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज़ एक कॉमन स्टेटमेंट में कर सकता हूँ। अब दोस्तों आपको ये स्टेप याद रखना है कि आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एल डैश माइनस एल। आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तों एल माइनस एल डैश भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों ही वैलिड है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया एल डैश माइनस एल। अब दोस्तों इसको मैंने कैसे लिखा, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर, इस मोड वाली वैल्यू के अंदर ए एन को प्लस कर दिया, ए एन को माइनस कर दिया, यानी दोस्तों इससे कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों इससे प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक को प्लस एक को माइनस ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ए एन के साथ तो माइनस एल ले लिया और इस एन के साथ प्लस एल ले लिया। अब दोस्तों मैंने इसमें से और इसमें से, इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और ये वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर नेगेटिव आ गया। आप इसको दोस्तों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का ए एन और प्लस का एल डैश मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन होती है, अपने पहले ही अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि जब मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी होता है। दोस्तों आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ऐसा होता है, ये हमारी एक गिवन इक्वेशन होती है। तो दोस्तों ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, इस इक्वेशन के हेल्प से। अब दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं मॉडुलस के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो दोस्तों ये माइनस को मैं खत्म कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ मोड ए एन माइनस एल डैश। अब दोस्तों इसकी वैल्यू किससे लेस थी, इसकी वैल्यू लेस थी दोस्तों एप्सिलॉन बाई 2 से, और इसकी भी एप्सिलॉन बाई 2 से। तो दोस्तों इन दोनों की वैल्यू लेस देन हो गई एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इक्वल टू में एप्सिलॉन। तो दोस्तों क्योंकि मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन लेके आना था, क्योंकि एप्सिलॉन देखने में दोस्तों बहुत ईजी लिखता है, क्योंकि दोस्तों हम जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन को दिखाते हैं तभी हमारा क्वेश्चन प्रूव होने में ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया। बाय में 2 मैंने दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर लास्ट में प्लस हो गया दोस्तों, ये इक्वल टू में एप्सिलॉन बन जाएगा। आप चाहे दोस्तों यहाँ पर एप्सिलॉन लेके लास्ट में दोनों का एप्सिलॉन डैश भी रख सकते हैं प्लस करने के बाद। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको 2 क्यों लेना है, ताकि आप इन दोनों को जब ऐड करें तो यहाँ पर लास्ट में एप्सिलॉन आ जाए। तो दोस्तों हमारी इक्वेशन क्या बने कि एल डैश माइनस एल का मोड लेस देन है दोस्तों एप्सिलॉन से। अगर दोस्तों मैं इस कंडीशन को फाल्स दिखा दूं तो दोस्तों जो हमने माना था कि हमारा एल डैश और एल डिस्टिंक्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों हमें इसको रॉन्ग ही तो प्रूव करना है ताकि हमारी दोनों ये जो एल और एल डैश है वो इक्वल हो जाए। तो दोस्तों मैंने मान लिया जो मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू है वो है एल डैश माइनस एल बाई में 3, जो दोस्तों 0 से बड़ी है। क्योंकि दोस्तों हमारी एप्सिलॉन की एक ही कंडीशन होती है कि जो भी हमारा एप्सिलॉन होना चाहिए वो 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और दोस्तों मैं उसको कितने भी छोटे से छोटा ले सकता हूँ। अब दोस्तों इस इक्वेशन को रॉन्ग दिखाने के लिए, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन को ये नंबर लेट कर लिया ताकि मैं इस कंडीशन को रॉन्ग दिखा सकूं। इसके वजह से दोस्तों मैं इस कंडीशन को रॉन्ग दिखा सकता हूं, कैसे अभी देखिएगा दोस्तों। पर पहले आप कंडीशन याद रखनी है कि एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि ये 0 से बड़ा है कि दोस्तों 3 भी 0 से बड़ा है और मोड वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी है, तो दोस्तों इसको मैं एप्सिलॉन लेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी। तो दोस्तों इससे ये वाला कैंसिल हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में गया और यहाँ पे 1 बच गया दोस्तों। अब दोस्तों आप जानते हैं 3 क्या 1 से छोटा सकता है, ऐसा तो कभी नहीं होता दोस्तों, 3 तो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज
ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। पर दोस्तों हम तो जानते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। दिस कंडीशन इज फॉल्स, देयरफॉर कंट्राडिक्शन ओकर्स व्हेन एल इज नॉट इक्वल टू एल डैश। तो दोस्तों जब हमने एल और एल डैश को दो डिस्टिंक्ट लिमिट माना किसकी, गिवन सीक्वेंस की, तो दोस्तों हमारी ये वाली कंडीशन बन के आई। जब दोस्तों हमारी रॉन्ग कंडीशन है, तो दोस्तों इस रॉन्ग कंडीशन के आने से आपका कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आने से दोस्तों आपकी ये वाली जो कंडीशन हमने लेट की थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई। रॉन्ग प्रूव होने से दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो ये दो नंबर हमने लेट किए थे, दो डिस्टिंक्ट लिमिट किसी भी गिवन सीक्वेंस की, वो दोनों अलग ना होकर आपस में सेम है। और दोस्तों जब ये दोनों सेम हो गई तो आप कह सकते हैं कि जब आपका गिवन सीक्वेंस है ए एन वो कन्वर्ज करती है दोस्तों किसी एक यूनिक लिमिट एल को। कि दोस्तों यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है दोस्तों आपकी कोई एक गिवन लिमिट एल। और दोस्तों जब हमने इसको यूनिक नाम मानकर अलग अलग माना तब हमने देखा ये कंडीशन फॉल्स आ गई। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है कि यूनिक लिमिट एल को। तो दोस्तों आज के साथ यही थ्योरम खत्म होती है। आज हम केवल इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं नई थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।